हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे ने, हर हर महादेव बोलो, जय बाबा की। बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर का नाम होगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन का हिसाब किताब इस चैप्टर का भी रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम भ्रूण के बारे में बात करेंगे। भ्रूण, भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो। भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि ये भ्रूण जो है क्या होता है, ये एम्ब्रियो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों कि जब ये नर और मादा युग्मक मिलते हैं। कौन मिलता है भाई? जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे। लाइट कम है थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, काफी देर से लाइट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है ना, काफी देर से लाइट नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ठीक है ना, आपको थोड़ा कम, मैंने कम लाइट्स ऑन कर रखी हैं और उसके पीछे का रीजन वही है कि ये लेक्चर हो सके। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि स्क्रीन पे यहां पर जो भी चीजें हैं वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो तो दिखाई दे रहा है ना बेटा? मैं बोर्ड पे जो चीजें लिख रहा हूं वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? एक बार बता दीजिए, बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसे मैंने भ्रूण हेडिंग डाली है एम्ब्रियो, तो वो आपको दिखाई दे रहा है क्या? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या होता है कि ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक बेटा जब आपस में संलयित होंगे, ठीक है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होंगे, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होंगे तो फिर ये एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। और फिर इस जाइगोट में जब विभाजन होगा तो क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण, भ्रूण बन जाएगा भाई। और ये भ्रूण भी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा, आप कह सकते हैं भ्रूण का निर्माण होगा। और बच्चों ये जो भ्रूण है, क्या है? ये जो भ्रूण है, यह भ्रूण जो है, इसका विकास जो होता है, आप कहेंगे भ्रूण का विकास बीजांड द्वारी सिरे पर होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भ्रूण का विकास निभागीय सिरे पर होता है या बीजांड द्वारी सिरे पर होता है, तो आप कहेंगे कि बीजांड द्वारी सिरे पर होता है। भाई बीजांड द्वारी सिरे पर क्या होगा? बीजांड द्वारी सिरे पर अंड कोशिका पाया जाएगा। राइट बच्चों, बीजांड द्वारी सिरे पर क्या पाया जाएगा? अंड कोशिका, यानी कि मादा युग्मक। और वो नर युग्मक उसको जाके फर्टिलाइज करेगा, निषेचित करेगा। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भाई? जाइगोट का निर्माण होगा। आप कह सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, जाइगोट का निर्माण होगा अर्थात भ्रूण का निर्माण होगा भैया। ठीक है ना? अच्छा, यह बात हमने कल ही डिस्कस कर ली थी कि भ्रूण के विकास के पहले ही भ्रूण पोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, फिर भी बेटा मैं एक बार लिख देता हूं कि भ्रूण के विकास के पहले ही, भ्रूण के विकास के पहले ही, भ्रूण के विकास के पहले ही भ्रूण पोष का विकास,
भ्रूण पोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण के विकास के पहले ही भ्रूण पोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बेटा, भ्रूण के विकास के पहले ही क्या प्रारंभ हो जाता है? तो आप कहेंगे कि भ्रूण पोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर आप डाइकॉट और मोनोकॉट सीड को देखें तो उनमें बड़ा अंतर है। ठीक है ना, आप कहेंगे कि डाइकॉट सीड यानी कि डाइकॉट बीज, डाइकॉट बीज एवं मोनोकॉट बीज में अंतर होता है। डाइकॉट बीज की जो संरचना है वो अलग तरीके से होती है। आप ये डायग्राम यहां पर देख सकते हैं बेटा। ठीक है, डाइकॉट बीज और मोनोकॉट बीज में भ्रूण और उसकी संरचना। तो आप कहेंगे कि डाइकॉट बीज एवं मोनोकॉट बीज में अंतर होता है। डाइकॉट बीज एवं मोनोकॉट बीज में अंतर होता है, किंतु दोनों में भ्रूण का प्रारंभिक विकास एक समान होता है। दोनों में भ्रूण का प्रारंभिक विकास, दोनों में भ्रूण का प्रारंभिक विकास एक समान होता है। एक समान होता है, एक जैसा होता है आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, डाइकॉट बीज की जो संरचना है आप देखेंगे अलग है। दो वहां पर बीज पत्र पाए जाते हैं, दो कॉटिलिडन पाए जाते हैं वहां। मोनोकॉट में देखेंगे तो मोनोकॉट बीज जो है वो अलग तरीके का होता है, अलग तरीके का, राइट। लेकिन इनमें जो भ्रूण का प्रारंभिक विकास है वो दोनों में ही एक जैसा होता है। यानी अगर जाइगोट है आपके पास, क्या है बच्चों? जाइगोट। तो जाइगोट यानी कि युग्मनज। युग्मनज किसको कहते हैं? जाइगोट को कहते हैं बेटा। युग्मनज से आपको मिलेगा प्राक भ्रूण, जिसे आप कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। ठीक है भाई, युग्मनज से आपको प्राक भ्रूण मिलेगा जिसे आप प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद आपको गोलाकार भ्रूण मिलेगा। डायग्राम देखिए, ये गोलाकार भ्रूण, गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण के बाद आपको मिलेगा हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण। और फिर आपको मिल जाएगा परिपक्व भ्रूण। क्या मिल जाएगा भाई? परिपक्व भ्रूण मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी कि भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का विकास हो उससे पहले क्या शुरू हो जाता है? इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। क्या बेटा? उससे पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात देखिए कि यहां पर ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण का जो विकास हो रहा है, कहां पर हो रहा है? बीजांड द्वारी सिरे पर हो रहा है बेटा। कहां पर हो रहा है? बीजांड द्वारी सिरे पर हो रहा है। नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नेट तो सही चल रहा है भाई इधर। डाउनलोड स्पीड जो है वो आपकी आ रही है लगभग 294 MBps, और अपलोड स्पीड जो आ रही है वो आ रही है लगभग 343 MBps। बोलो भाई, तो स्पीड तो सही चल रही है ना? बोलो बेटा, स्पीड सही है सब कुछ? एक बार इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है यहां पर।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलो भाई, तो मैं आपको ये बता रहा था कि युग्मनज जो है, युग्मनज से प्राक भ्रूण बनेगा, गोलाकार भ्रूण बनेगा, हृदयाकार और परिपक्व भ्रूण। ये कैसे भी करके आपसे इस बार पूछा जाएगा, देखिएगा आप ध्यान से। नीट 2025 में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। या तो ये क्या करेगा, कहेगा कि डाइकॉट में ऐसा होता है कि मोनोकॉट में ऐसा होता है, तो आप कहेंगे दोनों में ही ऐसा ही होता है। अच्छा, या फिर ये क्या करेगा, इनको ए बी सी डी ई ऐसे लिख देगा कि ये क्या है, ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है, और ये क्या है, ई है। इनको सही क्रम में अरेंज करो तो सही क्रम क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, तो सही क्रम क्या हो जाएगा बेटा, ए, मतलब यही सही क्रम है बेसिकली, ठीक है ना। यही सही क्रम है, ए ई बी डी सी। तो यह इनका सही क्रम आपसे पूछ सकता है। और या फिर बेटा क्या करेगा, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में यहां पर ये गोलाकार भ्रूण की जगह कुछ नहीं लिखेगा, हृदयाकार भ्रूण की जगह कुछ नहीं लिखेगा, राइट। और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन क्या है। और अगर आप ये चित्र भी देखें तो यहां पर आपको दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि आपको दो बीज पत्र ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा, ये बेटा दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहां पर दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब डायग्राम में जो समझाया गया है वो डाइकॉट का समझाया गया है। अगर दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं तो फिर ये किसका समझाया गया बेटा, आपको डाइकॉट का डायग्राम समझाया गया है, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो है ये डाइकॉट का है, ये मोनोकॉट का है। और यही सेम डायग्राम तो हम मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ ही चुके हैं, है ना। ये सेम डायग्राम बेटा, ये सेम डायग्राम हम लोग मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। भ्रूण के बाद हमें पढ़ना है बेटा, भ्रूण के बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में, बीज के बारे में पढ़ना है भाई। भ्रूण के बाद हमें बीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। भ्रूण के बाद हमें पढ़ना है बीज के बारे में, बीज। और यहां पर जब आप बीज की बात करते हैं, यहां पर बेटा जब आप बीज की बात करते हैं अर्थात सीड की बात करते हैं भाई जी, है ना। जब आप यहां पर बीज यानी कि सीड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बीज जो है वह लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। और बीज होता क्या है, आप कहेंगे ये निषेचित बीजांड होता है। बीज क्या होता है भैया, निषेचित बीजांड, ठीक है ना। बीज जो है निषेचित बीजांड होता है, यानी बीजांड जो होता है, बीजांड ओव्यूल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, वह बीज बन जाता है भाई, बीज बन जाता है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बीज की संख्या
समानुपाती होती है, बीज की संख्या समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? बीजांड की संख्या के। बीज की संख्या वो समानुपाती होती है बीजांड की संख्या के। ठीक है ना, बीजांड की संख्या के बेटा। यानी जितने अधिक बीज उपस्थित होंगे, इसका मतलब अगर फ्रूट में जितने अधिक बीज उपस्थित होंगे, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ओवरी है, ओवरी में, अंडाशय में उतने अधिक बीजांड उपस्थित रहे होंगे। ठीक है भाई। बीज की जो संख्या है वो बीजांड की संख्या के क्या है? समानुपाती है। अगर आप ऑर्किड में देखें, ऑर्किड में, या आप ओरोबैंकी में देखें, ये प्लांट के नाम लिख रहा हूं बेटा मैं। ऑर्किड है, ओरोबैंकी है, स्ट्राइगा है, ये प्लांट है। इनके जब आप फलों में देखोगे तो बेटा एक फल में क्या होता है? हजारों की संख्या में बीज होते हैं। ठीक है भाई, इनके एक फल में क्या होता है? हजारों की संख्या में बीज जो है वो उपस्थित होते हैं। तो निषेचित बीजांड को क्या कह दिया जाएगा? बीज कह दिया जाएगा बेटा, बीज। बीज की जो संख्या है वो बीजांड की संख्या के समानुपाती होती है। यानी अंडाशय में जितने अधिक बीजांड होंगे उतना अधिक फल के अंदर बीज होगा। अच्छा, यानी कि एक सीधा रिलेशन है, समानुपाती है। और अगर इन पौधों में देखो तो इनके एक फल में हजारों की संख्या में बीज होते हैं। बेटा बीज जो है वो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। बीज क्या होता है? आप कहेंगे लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। ठीक है ना, अंतिम परिणाम। फल और बीज दोनों होते हैं। ठीक है भाई, एनसीईआरटी ने जब प्रारंभ में आपको पढ़ाया है तो दोनों के लिए लिखा है, इस चैप्टर की शुरुआत में आप देखेंगे। अच्छा, अगर ये लैंगिक जनन का परिणाम है तो लैंगिक जनन में क्या होता है बेटा? विविधताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों? विविधताएं उत्पन्न होती हैं। तो बीज जो है वो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। और बीज में आप देखेंगे कि फिर क्या होता है बेटा? विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे अगर आप डाइकॉट बीज को देखें, अगर आप क्या करें बेटा? डाइकॉट बीज को देखें, डाइकॉट, डाइकॉट बीज, तो डाइकॉट बीज में क्या होगा? अच्छा, बीज में होता क्या क्या है वो भी सुन लीजिए यहीं पर, कि एक बीज में क्या क्या होता है। तो बीज में मुख्यतया तो बेटा क्या होगा बताइए जरा? बीज में मुख्यतया जो होता है, मुख्यतया मॉर्फो वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि एक तो बीज पत्र होते हैं, माफ कीजिएगा, बीज चोल होता है, बीज चोल, बीज चोल, और दूसरा होता है भ्रूण। और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि इसमें अखुआ भी होता है भाई, अखुआ। ठीक है, अखुआ होता है, भ्रूणीय अक्ष कह देंगे इसे, भ्रूणीय अक्ष कह लीजिए या अखुआ कह लीजिए।
अब ये जो बीज चोल है, हो सकता है कि एक बीज चोल जो है अध्यावरण जो होता है, अध्यावरण निषेचन के पश्चात जो अध्यावरण होता है, अध्यावरण वो बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। अध्यावरण निषेचन के पश्चात क्या बन जाएगा? बीज चोल बन जाएगा। बाहरी बीज चोल को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। बच्चों, जो बाहरी बीज चोल है उसे टेस्टा कहा जाएगा, और जो इनर इंटेगुमेंट है, ठीक है ना, वो भीतरी जो बीज चोल है वो फिर टेगमन कहा जाएगा, टेगमन। अगर आप डाइकॉट बीज को देखें, डाइकॉट बीज को, तो ये कुछ इस तरीके से उपस्थित होगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये प्लम्यूल है और ये क्या है बेटा? रेडिकल है। और यहां पर साथ ही साथ क्या पाया जाएगा? मूल गोप भी पाया जाएगा। तो ये बेटा मूल गोप है, जिसे आप रूट कैप कह देते हैं। ये क्या है बेटा? मूल गोप यानी कि रूट कैप। क्या है भाई? ये मूल गोप है यानी कि रूट कैप है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मूलांकुर, ये मूलांकुर है बेटा, जिसे आप रेडिकल कहते हैं। और ये आगे चल के मूल अर्थात रूट का निर्माण करेगा। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं इसे कह दिया जाएगा प्रांकुर, इसे प्रांकुर कह दिया जाएगा। और ये प्रांकुर जो है प्लम्यूल कहते हैं बेटा इसे इंग्लिश में, प्लम्यूल। और आगे चल के यह तना बनाएगा। ठीक है, तो मूल गोप हो गया, मूलांकुर हो गया। ठीक है, मूलांकुर जो है वो मूल का निर्माण करेगा बेटा। मूलांकुर, मूलांकुर क्या करेगा? रूट का फॉर्मेशन करेगा, मूल का निर्माण करेगा। और प्रांकुर जो है वह तने का निर्माण करेगा। ये जो है बेटा बीज पत्र हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? ये दोनों ये हो जाएंगे बीज पत्र। बीज पत्र अगर आप देखें थोड़ा स्थूल यानी कि मोटा सा होता है। बीज पत्र जो है वो थोड़ा स्थूल यानी कि मोटा होता है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये भोजन संग्रह का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? ये भोजन संग्रह का कार्य करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है भाई। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहते हैं बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक यानी कि एपिकोटाइल, बीज पत्रोपरिक यानी कि एपिकोटाइल, कोटलिडन के ऊपर वाला हिस्सा। और ये होता है बीज पत्राधार यानी कि हाइपोकोटाइल। ठीक है भाई, बीज पत्रोपरिक यानी कि एपिकोटाइल और ये बीज पत्राधार यानी कि हाइपोकोटाइल। तो इस एक्सिस का वो हिस्सा जो बीज पत्र के नीचे है। ठीक है, इतना पूरा कर लें बेटा क्योंकि ये इन्वर्टर ब्लिंक करने लगा है, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं ये इतना पढ़ा देता हूं, बाकी कल आपको पढ़ा दूंगा, या अगर पढ़ाते पढ़ाते लाइट आ जाती तो बड़ा अच्छा है। ये पूरा कर लेने दीजिए। तो वो हिस्सा जो कहां पर स्थित है? ये बीज पत्र के ऊपर स्थित है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, भ्रूण अक्ष का वो हिस्सा जो बीज पत्र के ऊपर उपस्थित है। अगर यह बीज पत्र के ऊपर उपस्थित है तो इसे बीज पत्रोपरिक यानी कि एपिकोटाइल कहेंगे। और वो हिस्सा जो नीचे उपस्थित है इसे बीज पत्राधार यानी कि हाइपोकोटाइल कहा जाएगा। क्या कह दिया जाएगा बेटा? हाइपोकोटाइल कह दिया जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर हम यहां पर मोनोकॉट बीज की संरचना देखें, मोनोकॉट बीज, ठीक है भाई, अगर आप यहां पर मोनोकॉट बीज की संरचना देखते हैं, मोनोकॉट बीज, तो अब ये कैसा हो जाएगा बताइएगा जरा मुझे। इसमें तो एक ही पाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा बेटा? एक ही बीज पत्र पाया जाएगा।
चलिए, तो ये होता है प्रांकुर चोल। प्रांकुर की कवरिंग है भाई, कहते हैं ना माता रानी का चोला, यानी जो कपड़े आप उनको क्या करते हैं, वस्त्र जो आप उनको अर्पित करते हैं। तो ये बच्चों प्रांकुर चोल है। कोलियोपेटाइल कहेंगे इसको इंग्लिश में, कोलियोपेटाइल, कोलियोपेटाइल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रांकुर है, और प्रांकुर क्या करता है, तने का निर्माण करता है। और ये इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है बीज पत्रोपरिक, यानी बीज पत्र के ऊपर का हिस्सा, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक है बेटा। ये जो आप देख रहे हैं ये है बीज पत्राधार। ये क्या है भाई, बीज पत्राधार है बेटा, ये है बीज पत्राधार। ये प्रांकुर चोल यानी कि कोलियोपेटाइल, ये प्रांकुर, ये हो जाएगा बीज पत्रोपरिक, और ये बीज पत्राधार भाई, बीज पत्राधार। यहां पर आप देखेंगे कि ये मूलांकुर है, मूलांकुर, मूलांकुर, और ऐसे इनमें मूलांकुर की जो कवरिंग होती है उसे कह दिया जाएगा मूलांकुर चोल। क्या कह दिया जाएगा बेटा, मूलांकुर चोल कह दिया जाएगा, मूलांकुर चोल। और ये जो है बीज पाया जा रहा है, बीज पत्र, यहां पर बीज, इस बीज में ये जो बीज पत्र पाया जा रहा है कैसा होता है बेटा, ढाल जैसा होता है। एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र होता है, ढाल के जैसा होता है, जिसे आप प्रसल्क कहते हैं, जिसे आप प्रसल्क कहते हैं, या इंग्लिश में इसे आप स्कुटेलम कहते हैं। ठीक है भाई, तो प्रांकुर चोल यानी कि कोलियोपेटाइल और प्रांकुर और बीज पत्रोपरिक, बीज पत्राधार, मूलांकुर चोल, मूलांकुर और ये बीज पत्र, एक ही बीज पत्र यहां पर पाया जाएगा। और ये जो बीज पत्र है ढाल के जैसा है बेटा, बीज पत्र कैसा है, ढाल के जैसा। और ये जो ढाल के जैसा बीज पत्र है इसे आप प्रसल्क या स्कुटेलम कहते हैं। फटाफट से यहां तक देखिए, पहले आपने भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा कि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, वो आगे चल के भ्रूण बनाएंगे। भ्रूण जो है उसका विकास बीजांड द्वारी सिरे पर होता है, और भ्रूण के विकास के पहले ही बेटा, भ्रूण के विकास के पहले ही भ्रूण पोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर आप डाइकॉट बीज और मोनोकॉट बीज में देखें तो ये बीज में तो अंतर है, लेकिन भ्रूण का प्रारंभिक विकास एक जैसा है। युग्मनज से प्राक भ्रूण बनेगा, फिर गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण और परिपक्व भ्रूण। हम बात कर रहे थे बेटा सीड की, सीड की बात कर रहे थे। ये सीड जो है जब आप इसे देखेंगे तो निषेचित बीजांड को कहा जाता है सीड। बीज की जो संख्या है वह निर्भर करेगी बीजांड की संख्या पर। जैसे ऑर्किड है, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा, इनमें अगर आप देखें तो बहुत सारे बीज पाए जाते हैं एक फल के अंदर, यानी हजारों की संख्या में अगर बीज हैं तो फिर भाई हजारों की संख्या में अंडाशय भी, अंडाशय में क्या रहे होंगे, बीजांड रहे होंगे। बीज जो है वो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है, और चूंकि बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है तो फिर यह विविधताएं उत्पन्न करेगा बेटा। क्या उत्पन्न करेगा, तो आप कहेंगे कि यह विविधताएं उत्पन्न करेगा। बीज में बीज चोल है, भ्रूण है, अखुआ यानी कि भ्रूणी अच्छे है। बीज चोल जो है बाहर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, और भीतरी वाले को टेगमन कहते हैं, टेगमन। अच्छा, डाइकॉट बीज में अगर आप देखें तो ये दो बीज पत्र हैं, ठीक है। ऊपर ये जो है बीज पत्रोपरिक है, ये बीज पत्राधार है, ये प्रांकुर, ये मूलांकुर और ये मूलगोप, और अगर उपस्थित है तो फिर ये मूलगोप यहां पर भी। ठीक है भाई जी। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहां पर देखने को मिलेंगे, मोनोकॉट बीज में देखने को मिलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहां पर देखने को मिलते हैं बताइए जरा। तो प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल आपको देखने को मिलते हैं मोनोकॉट सीड में भाई। ये क्या है, ये है बेटा प्रांकुर का आवरण, प्लम्यूल की कवरिंग है बेटा, ये प्रांकुर का आवरण है भाई। ठीक है, प्रांकुर का आवरण है। और ये जो मूलांकुर चोल है ये क्या है बेटा, ये मूलांकुर का आवरण है।
ये है बेटा मूलांकुर का आवरण। ये जो है मूलांकुर का आवरण है मेरे भाई, ठीक है ना। तो वो प्रांकुर का आवरण है और ये मूलांकुर का आवरण है। क्लियर है बच्चों यहां तक सबको? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर कभी अचानक से बंद ना हो जाए ये। पहले बीज का काम हो जाए। बीज पहले, बीज में जहां तक की चीजें हमने पढ़ ली थी वो तो पढ़ ही ली थी। एक बार सीड जो है वो कंप्लीट हो जाए, और जब भी सीड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फ्रूट पर जाएंगे। तो हमें पढ़ना है कि जो भ्रूण पोष है उस आधार पर बीज जो है बेटा दो प्रकार का हो जाता है। बीज हो जाता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है भ्रूण पोषीय बीज, भ्रूण पोषीय बीज, और बच्चों दूसरा होता है अभ्रूण पोषीय बीज। क्या है भाई? भ्रूण पोषीय बीज और अभ्रूण पोषीय बीज, या इसी को आप कह सकते हैं एल्बुमिनस सीड। ये जो भ्रूण पोषीय बीज है इसको आप क्या कह सकते हैं? एल्बुमिनस बीज, एल्बुमिनस बीज। और अगर अभ्रूण पोषीय की बात करें तो आप इनको कह सकते हैं गैर एल्बुमिनस बीज, गैर एल्बुमिनस बीज। बच्चों क्या होता है कि अगर बीज के डेवलपमेंट में, बीज के विकास में, ध्यान से सुनिएगा, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड कल मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना बच्चों। मोनोकॉट सीड के बारे में और डाइकॉट सीड के बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हमें यह पढ़ना है, ये बीज का हम लोग वर्गीकरण एक कर रहे हैं भ्रूण पोष के आधार पर, कि बीज के विकास के बाद भी, है ना, या सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे कि बीज के विकास के बाद भी यहां पर क्या है? भ्रूण पोष बचा रहता है, ठीक है भाई। बीज के विकास के बाद भी भ्रूण पोष क्या रहता है बेटा? इसमें उपस्थित रहता है। बीज के विकास के दौरान नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे बीजों में, अगर आप डाइकॉट की बात करें तो भ्रूण पोष जो है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मोनोकॉट में भ्रूण पोष बचा रहता है। तो अगर बीज में भ्रूण पोष बचा हुआ है तो इसे कह दिया जाएगा भ्रूण पोषीय बीज। क्या कह दिया जाएगा? भ्रूण पोषीय बीज। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं बेटा मोनोकॉट सीड, यानी कि एक बीज पत्री बीज। इसके अलावा कैस्टर तथा फैमिली सोलेनेसी, कैस्टर तथा फैमिली सोलेनेसी। डाइकॉट जो होते हैं यूजुअली वो अभ्रूण पोषीय होते हैं। ध्यान से देखो भाई, डाइकॉट जो होते हैं तो डाइकॉट यूजुअली कैसे होते हैं? अभ्रूण पोषीय, अभ्रूण पोषीय। लेकिन कैस्टर और सोलेनेसी में आप देखेंगे कि वो भ्रूण पोषीय होते हैं, ठीक है ना। और अगर बीज के विकास में पूरा भ्रूण पोष कंज्यूम हो जाए, पूरा भ्रूण पोष खत्म हो जाए, यानी अब भ्रूण पोष ना बचे बीज में, अगर ऐसा हो जाए कि बीज के विकास के दौरान, ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाए कि बीज के विकास के दौरान भ्रूण पोष पूरा का पूरा खत्म हो जाए, अब भ्रूण पोष ना बचे, तो उसे अभ्रूण पोषीय बीज या गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं डाइकॉट सीड, और इसके अलावा लिख लीजिएगा ऑर्किड। ऑर्किड होता तो मोनोकॉट है, ऑर्किड जो है बेटा, ऑर्किड होता तो मोनोकॉट है। देखिए आप ध्यान से, ऑर्किड क्या होता है? मोनोकॉट होता है, राइट।
ऑर्किड जो है, हाँ, कैस्टर को ही बेटा अरंड कहते हैं। कैस्टर को ही क्या कहते हैं बेटा? अरंड कहते हैं। ठीक है ना? कैस्टर कह लीजिए, अरंड कह लीजिए। ऑर्किड का जो प्लांट है वो कैसा है? मोनोकॉट है बेटा। ऑर्किड का जो प्लांट है वो है मोनोकॉट। अच्छा, यूजुअली क्या होता है मोनोकॉट में, बताओ जरा। यूजुअली क्या होता है बेटा मोनोकॉट में? तो आप कहेंगे सर यूजुअली मोनोकॉट में ये होता है कि भ्रूणपोष पाया जाता है। ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है कि है तो वो मोनोकॉट, लेकिन वहां पर भ्रूण नहीं पाया जाता। और भ्रूणपोष, माफ कीजिएगा, भ्रूणपोष जो है वहां नहीं पाया जाता। अब है बीज प्रसुप्ति, सीड डॉर्मेंसी। बीज प्रसुप्ति यानी कि सीड डॉर्मेंसी। सीड क्या है? डॉर्मेंट हो गया है। ठीक है ना? अंकुरित नहीं हो रहा है। तो अगर बीज अंकुरित ना हो तो वो क्या है? प्रसुप्त है बीज। बीज अंकुरित ना होना। तो वो जो बीज का अंकुरण नहीं होता, वो जो बीज अंकुरित नहीं होता, उसे कह दिया जाएगा बीज प्रसुप्ति। याद रखेंगे कि ताप, वायु, जल व प्रकाश इत्यादि की उचित परिस्थितियों में उचित परिस्थितियों में उचित परिस्थितियों में परिस्थितियों में प्रसुप्ति खत्म हो जाती है। प्रसुप्ति खत्म हो जाती है। प्रसुप्ति खत्म हो जाती है एवं बीज अंकुरित हो जाता है। ठीक है भाई? डॉर्मेंसी जो है ब्रेक हो जाती है और सीड क्या होता है बेटा? जर्मिनेट हो जाता है। बीज का क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। तो बीज जो है, आप देखते हैं कि कई बार उसके लिए सही सुटेबल कंडीशन नहीं होती हैं, अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं, और अगर अनुकूल दशाएं नहीं है तो फिर अंकुरित नहीं होता है। इसे बीज प्रसुप्ति कहते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो बीज फिर क्या हो सकता है? अंकुरित हो सकता है। अब बात यह है कि प्रसुप्ति का फायदा क्या है? प्रसुप्ति का क्या फायदा है? तो मैं आपको बताऊं कि सीड के डोरमेंट होने का भी फायदा है, बीज के प्रसुप्त होने का भी फायदा है। आप में से कोई बताएगा? बोलो भाई, सीड के डोरमेंट होने का क्या फायदा हो सकता है? बताइए आप लोग जरा, बीज प्रसुप्ति का क्या फायदा है? बोलिए, कमेंट में बताइए भाई, क्या फायदा है? बोलो बेटा। हाँ, अंशुपाल, मयूर, सही बात है। स्टोरेज, यस यस यस, वेरी नाइस। तो प्रसुप्ति की वजह से ही आप क्या देखेंगे? आप कहेंगे प्रसुप्ति काल। प्रसुप्ति काल का मतलब क्या है? वो टाइम कितने समय तक वो प्रसुप्त रहता है। प्रसुप्ति काल अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है। अलग अलग जातियों में अलग अलग समय के लिए होता है। अलग अलग समय के लिए
अलग अलग समय के लिए होता है। किसी में कम, किसी में ज्यादा। और ज्यादा तो फिर कितना ज्यादा, भी दो उदाहरण बताऊंगा। और आप कहेंगे प्रसुप्ति के कारण, प्रसुप्ति के कारण बीज के भंडारण में सहायता मिलती है। बीज के भंडारण में सहायता होती है। ठीक है भाई, ये वाली बात। ठीक है बच्चों, तो बीज का अंकुरित ना होना ये बीज प्रसुप्ति है। लेकिन जब ताप, वायु, जल, नमी इत्यादि ये सारी चीजें सही दशा में होती है तो बीज अंकुरित भी हो जाता है। और अगर आप देखें तो अलग अलग स्पीसी में ये जो टाइम है वो अलग अलग होता है। अलग अलग स्पीसीज में ये जो टाइम है वो अलग अलग होता है भाई। अच्छा, तो आप देखिए जैसे अभी धान की फसल आई है घरों में, कुछ लोगों ने बेच दिया होगा, कुछ लोगों ने धान का चावल बना लिया होगा, बाकी स्टोर करके रख दिया होगा बेटा। तो अगर इसमें प्रसुप्ति नहीं होती तो हम स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि धान थोड़ी दिनों के बाद फिर, जैसे आपने धान निकाला, अब पता चला उसको बढ़िया टेम्परेचर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, वो जर्मिनेट हुआ जा रहा है, वो धान जो है अंकुरित हुआ जा रहा है। या अभी आपने गेहूं लगा दिया है, मार्च के बाद, आप होली के बाद बेसिकली गेहूं कटना शुरू हो जाएगा, तो वो गेहूं ऐसा थोड़ी है कि तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा। गेहूं को आप अगले अक्टूबर नवंबर तक जो है स्टोर करके रखेंगे। तो ये कौन सी वजह से संभव हो पाया? यह किसके कारण संभव हो पाया बेटा, बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर यह संभव हो पाया है इस बीज प्रसुप्त की वजह से। और छितराने के बाद ये जो अवधि है उसके जीवित रहने की अलग अलग होती है। करे बीज के परिक्षेपण यानी कि छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रहता है, यह अवधि क्या है बेटा, व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में कुछ महीनों में होता है और बहुसंख्य प्रजातियों में यह कई वर्षों तक होता है। जैसे अगर आप ल्यूपिनस आर्कटिकस की बात करें भाई, देखिए जरा बेटा, लुपिनस बहुत पुराना बीज है, ठीक है ना। ल्यूपाइन टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा के पास मिला। लुपिनस आर्कटिकस कहां से मिला था बेटा? ये इसका खनन हुआ, इसको खनित किया गया आर्कटिक टुंड्रा से। और करे एक अनुमानित रिकॉर्ड के अनुसार ये क्या है, 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति थी इसकी। समझ रहे भाई, 10,000 साल। और 10,000 सालों के बाद इसका अंकुरण हुआ। ये जो आर्कटिक टुंड्रा से जो आपको ल्यूपिनस आर्कटिकस मिला, फिर ये 10,000 सालों के बाद अंकुरित हुआ, ठीक है ना। 10,000 साल के बाद क्या हुआ, ये अंकुरित हुआ। और अंकुरित होने के बाद फिर इसकी ग्रोथ हुई, इसमें फ्लावरिंग हुई। 10,000 साल। अच्छा, कैसे ये आयु का पता कैसे लगाया होगा, बताओ जरा। आयु का पता कैसे लगाया होगा, बोलो। आयु का पता कैसे लगाया होगा, बताओ भाई। कि ये 10,000 साल पुराना है, इसकी आयु का पता कैसे लगाया होगा? यस, कार्बन डेटिंग, राइट, वेरी नाइस। हाँ, काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्बन डेटिंग मेथड से कि अगर कार्बन इतना प्रेजेंट है तो हाफ लाइफ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं भाई। अच्छा, कह रहे एक और रिकॉर्ड मिला है, एक बेटा और रिकॉर्ड मिला है। क्या रिकॉर्ड है? कह रहे कि एक जो है 2,000 साल पुराना खजूर का जीवनक्षम बीज फिनिक्स डेक्टरीफेरा का मिला है। फिनिक्स डेक्टरीफेरा खजूर का बीज है, 2,000 साल पुराना, जीवनक्षम का मतलब वायबल है अभी वो, ठीक है, जर्मिनेट होएगा वो। और कहां मिला? तो डेड सी के पास मिला, मृत सागर के पास मिला भाई। किंग हेरोल्ड के महल के पास, जो किंग हेरोल्ड था उसके पैलेस की, उसकी महल की खुदाई चल रही थी। तो किंग हेरोल्ड के राजा हेराल्ड के महल के पास, मतलब महामहल में पुरातात्विक खुदाई चल रही थी,
ठीक है, उस खुदाई के दौरान क्या हुआ, 2000 साल पुराना खजूर का बेटा एक बीज मिला। किसका मिला? खजूर का। चलिए लिखो भाई इसको, इसको लिखिए फिर आगे पढ़ा जाए। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, ये इसमें से इतना लिखो, ये पीपीटी नहीं एनसीईआरटी है। लिखो ल्यूपिनस आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा, ल्यूपिनस आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा 10,000 साल पुराना। फिनिक्स डेक्टोरिफेरा किंग हेराल्ड, ब्रैकेट में लिख लेना, मर्त सागर के पास 2000 साल पुराना। इतना पूरा क्यों लिखोगे? इसको पूरा क्यों लिखोगे बेटा? पूरा क्यों लिखोगे इसको? शॉर्ट में लिख लो, ल्यूपिनस आर्कटिकस 10,000 साल पुराना आर्कटिक टुंड्रा। सना वर्मा, सर जी लखनऊ कब आएंगे आप? बेटा मैं लखनऊ से ही क्लास ले रहा हूं, मैं लखनऊ में ही हूं, लखनऊ से ही क्लास ले रहा हूं, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, ये लिख लिया सबने, आगे बढ़ा जाए अब। ओके बेटा, अब पढ़ेंगे भाई जी फल के बारे में, फल फ्रूट। फल क्या होता है बताओ? फल या जो ये फ्रूट है ये क्या होता है? बताओ भाई मुझे। फल यानी कि फ्रूट, तो आप कहेंगे कि निषेचित अंडाशय को फल कहते हैं। निषेचित अंडाशय को, फर्टिलाइज्ड ओवरी, निषेचित अंडाशय जो होता है, निषेचित अंडाशय को क्या कह देते हैं? फल कह देते हैं। यानी कि फ्लावर में जो अंडाशय है, ओवरी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट, फ्रूट बन जाएगा भाई। अब ये जो फ्रूट है ये शुष्क हो सकता है, या फिर ये फ्रूट जो है ये मांसल हो सकता है, ठीक है भाई। ये जो फ्रूट है ये शुष्क हो सकता है या फिर मांसल हो सकता है। अच्छा, शुष्क कहां पर आपको मिलेगा? जैसे आप कह सकते हैं सरसों मूंगफली में, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया इत्यादि, सरसों मूंगफली इत्यादि। मांसल फल आपको कहां मिलेगा? जैसे आम, अमरूद, संतरा। मांसल का मतलब गूदेदार फल, गूदेदार फल, जैसे आम है, अमरूद है या फिर संतरा है भाई, आम, अमरूद, संतरा इत्यादि। तो आम, अमरूद, संतरा कैसा फल है? गूदेदार फल है, मांसल फल है। लेकिन सरसों जो है, मूंगफली जो है, वह क्या है बेटा? तो आप कहेंगे कि वह शुष्क फल है। फल में क्या क्या होता है बताओ जरा बेटा। फल में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बीज और दूसरा होता है फल भित्ति। फल में क्या क्या होता है बताओ जरा। फल में बेटा एक तो बीज होता है और दूसरा फल भित्ति होता है। फल भित्ति जो है वो पतला हो सकता है या फिर मोटा हो सकता है, सही है ना।
फल भित्ति। फल भित्ति जो है और बीज, यही तो है एक फल के अंदर। अब जो फल भित्ति है, पेरिकार्प जिसे आप कहते हैं, वो पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। अगर फल भित्ति मोटी है तो फिर उसका वर्गीकरण हो जाएगा किसमें किसमें? एपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है भाई, एपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। एपीकार्प को हिंदी में क्या कहेंगे? बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। मीजोकार्प को क्या कहेंगे? मध्य फल भित्ति। और इंडोकार्प को क्या कहेंगे बेटा? अंतः फल भित्ति। ठीक है भाई, एपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, यानी कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ठीक है ना? अच्छा, मेरी बात सुनो भाई। फल 3 प्रकार का हो जाएगा इस आधार पर कि वो कैसे बन रहा है। फल बेटा 3 प्रकार का हो जाएगा इस आधार पर कि वो कैसे बन रहा है। ठीक है ना? तो फल जो है, फल ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप कहेंगे कि एक तो होता है वास्तविक फल, वास्तविक फल। दूसरा होता है आभासी फल, वास्तविक फल और आभासी फल। और बेटा तीसरा होता है अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अनिषेक फलन क्या होता है बताओ जरा? अनिषेक जनित या अनिषेक फलित। पार्थेनोकार्पी पढ़ाया था मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको। 3 तरीके का फल है भाई, निषेचन हो और अंडाशय से विकसित हो। निषेचन हो भाई, और वो कहां से विकसित हो? अंडाशय से। ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं, ऐसे फल बेटा जो अंडाशय से विकसित होते हैं, ओवरी से। उदाहरण में कुछ नहीं याद रखना है, सामान्यतया ऐसा ही होता है। सामान्यतया यही होता है बेटा कि जो वास्तविक फल होते हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन होता है, तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या बेटा? निषेचन की प्रक्रिया में ये बन जाते हैं भाई। ठीक है? और ओवरी से बनते हैं, ऐसा नहीं कि किधर से भी बन जाए। ओवरी से ये फ्रूट डेवलप होता है बेटा, ओवरी से। ठीक है? दूसरा है आभासी फल, जो अंडाशय के अतिरिक्त, ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं, किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। तो ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित हों, तो उनको क्या कह दिया जाएगा बेटा? आभासी फल कह दिया जाएगा, आभासी फल। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई? जैसे आपने सेब ले लिया या अखरोट ले लिया या स्ट्रॉबेरी ले ली। स्ट्रॉबेरी जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रस भरी। तो इनमें अगर आप देखें, पुष्पासन की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है भाई।
पुष्पासन अर्थात थैलमस। पुष्पासन अर्थात थैलमस की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है फल के बनने में। फल के बनने में किसकी भूमिका है बेटा? फल के बनने में भूमिका है पुष्पासन की। कहां पर? सेब, अखरोट एंड स्ट्रॉबेरी, जिसे आप क्या कह देंगे? रस भरी कह सकते हैं भाई, रस भरी ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर अंडाशय के अतिरिक्त किसी और भाग से विकसित हो फल, अंडाशय से न विकसित हो, तो फिर उसे क्या कह दिया जाता है? आभासी फल कह दिया जाता है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं बेटा। ठीक है ना? किसी भी भाग का मतलब यूजुअली फ्लावर का ही कोई पार्ट होगा, स्टेम से नहीं बन जाएगा, स्टेम से नहीं बनेगा बेटा। ठीक है ना? फ्लावरिंग होनी चाहिए वहां पे। चलो आगे आ जाओ। अब इसमें अगर आप देखो, यूजुअली बेटा स्टेम लीफ नहीं होता है, ठीक है, समझो बात को। अनिषेक जनित फल, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। बिना निषेचन के बनने वाले फल, बिना निषेचन के बनने वाले फल, उन्हें अनिषेक जनित फल कह दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे केला लिख लीजिए, याद कर लीजिए, भेजे में ठूस लीजिए। ठीक है जी? तो फल के बारे में अपने को इतना ही डिस्कशन करना था मित्रों। फल अर्थात फ्रूट। फटाफट से लिखिए इसको, देखिए, रटिए, याद करिए, समझिए। हाँ, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश किसकी? इंग्लिश बेटा किसकी इंग्लिश? इसको कहेंगे ट्रू फ्रूट। ये लो भाई, बिना मतलब की इंग्लिश तुम लोग को चाहिए होती है। ट्रू फ्रूट, इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है ना? चलिए, ये देखो, जैसे एप्पल बना के दिखाया गया है, या ये जो स्ट्रॉबेरी बना के दिखाया गया है, ये डायग्राम अपन बाकी डिस्कस कर ही चुके थे। हमें बेटा अब हमें पढ़ना है असंग जनन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? असंग जनन। और असंग जनन को इंग्लिश में कह दिया जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। असंग जनन को इंग्लिश में क्या कह दिया जाता है? एपोमिक्सिस कह दिया जाता है बेटा। असंग जनन क्या है? यानी कि, ठीक है ना, पहली बात तो ऑल द ड्राई फ्रूट्स आर नॉट फ्रूट्स। ठीक है ना? अब क्या है, आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। ये जो निषेचन के बाद बनते हैं फल, ये भी तीन तरीके के होते हैं।
एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट। अभी पढ़ाएंगे परिभ्रूण पोष, यहां पे जगह बचेगी। ठीक है, क्या होता है बेटा? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट जो होता है, सिंपल फ्रूट वो बनता है मोनोकार्पेलरी ओवरी से, ठीक है ना, एक अंडपी अंडाशय, या फिर बहुअंडपी सिनकार्पस। या तो एक अंडपी अंडाशय से बनेगा या बहुअंडपी लेकिन संयुक्त अंडपी अंडाशय से बनेगा सिंपल फ्रूट। जो बेटा आपका एग्रीगेट फ्रूट होता है वो बनता है बहुअंडपी वियुक्त अंडपी अंडाशय से, यानी कि मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। और जो कंपोजिट फ्रूट होता है वो डेवलप होता है पूरे के पूरे इन्फ्लोरिसेंस से, ठीक है ना। वो जो है कहां से डेवलप होता है? वो डेवलप होता है बेटा इन्फ्लोरिसेंस से। तो इतना कुछ डिटेल में पढ़ाते नहीं हम लोग, ना तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। जरूरत को तो वैसा है कि कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है, अगर पढ़े लिखे रहोगे तो वो चक्कर फंस जाता है भाई। परिभ्रूण पोष अभी पढ़ाएंगे, यहां पे जगह नहीं है, यहीं पे पढ़ा दूं क्या? लाओ पहले ना परिभ्रूण पोष पढ़ा देता हूं, ये दाएं बाएं हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पहले मैं आपको परिभ्रूण पोष ही पढ़ा देता हूं। परिभ्रूण पोष इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्पर्म। बेटा ये जो परिभ्रूण पोष होता है, ठीक है, क्या होता है ये बताइएगा जरा। तो आप कहेंगे यह है अवशिष्ट बीजांडकाय। अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ, अवशिष्ट अर्थात बचा हुआ बीजांडकाय। परसिस्टेंट न्यूसेलस। बीजांडकाय क्या होता है बताओ जरा? न्यूसेलस, परसिस्टेंट न्यूसेलस, ठीक है भाई। सुनो, बीजांडकाय जो है वो भी खत्म हो जाता है, बीजांडकाय जो है बेटा वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में बीजांडकाय बचा रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। फर्टिलाइजेशन के बाद भी यह बचा रहता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद भी यह बचा रहता है। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये बचा रहता है भाई, ठीक है ना, अब इसको कह दिया जाएगा जो पेरिस्पर्म है परिभ्रूण पोष। चुकंदर, काली मिर्च वगैरह में ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है और काली मिर्च में पाया जाता है, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया परिभ्रूण पोष। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असंग जनन। क्या होता है असंग जनन? बेटा आप कहेंगे बिना निषेचन के बीज का निर्माण। बिना निषेचन के बीज का निर्माण। बिना निषेचन के बीज का निर्माण। कुछ ऐसी फैमिली हैं, जैसे अगर आप फैमिली एस्टरेसी की बात करें, ठीक है, घास हो गई या एस्टरेसी कुल हो गया, ठीक है भाई। तो वहां पर यूजुअली आप क्या देखते हैं कि निषेचन होता है, निषेचन। निषेचन के पश्चात, ठीक है भाई, निषेचन के पश्चात बनता है फल और उसमें होता है बीज, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा। आप कहेंगे यह अलैंगिक जनन है, यह यानी कि असंग जनन, यह अलैंगिक जनन है, किंतु लैंगिक जनन का अनुहारक है। लैंगिक जनन का
अनुहारक है। अनुहारक का मतलब कि नकल करता है। ये प्रक्रिया क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आप कहेंगे है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें ये नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करने की कोशिश करता है, ये मिमिक्री करता है उसकी। ठीक है, अलैंगिक जनन है, लेकिन प्रक्रियाएं वैसी ही देखने को मिलेंगी जैसी आपको देखने को मिल रही थी। अरे यार पगला गए हो क्या? एनीमोफिली होगा वो अलग चीज है, कभी कभी ये भी होता है। ठीक है, जब कभी होगा तो उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा? अगर कहीं पर यह चीज होती है ऐसा कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण बन जा रहा है, तुम लोग अगले पगला रहते हो भाई। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो दद्दा। है जी मालिक, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। दिमाग लगाइए, मत लगाइए, मैं बताता जाऊंगा। जब यह होगा तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा असंग जनन। और असंग जनन जो है दो तरीके का होता है। एक होता है आवर्तक और दूसरा होता है गैर आवर्तक। अंतर समझना भाई दोनों में। बेटा एक होता है आवर्तक और एक होता है गैर आवर्तक। आवर्तक में आप देखेंगे कि द्विगुणित भ्रूण बनता है। द्विगुणित भ्रूण बनता है। और गैर आवर्तक में अगुणित भ्रूण बनता है बेटा। अगुणित भ्रूण बनता है भाई। द्विगुणित में क्या होगा? जो बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं हैं, बीजाणुद्भिद कोशिकाएं, जैसे क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए कि अध्यावरण है, या आप कह सकते हैं कि बीजांडकाई कोशिका है। उनमें होगा माइटोसिस, तो बनेगा द्विगुणित अंड कोशिका। द्विगुणित अंड कोशिका बनेगी बेटा। और आगे चल के ये क्या हो जाएगा? द्विगुणित बीज बनाएगी। द्विगुणित बीज बनाएगी भाई। तो जब द्विगुणित बीज बनता है भाई, भ्रूण पहले द्विगुणित बनेगा और फिर वही क्या है? बीज है। तो द्विगुणित भ्रूण बनेगा, द्विगुणित बीज बनेगा भाई। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन की कोशिका है, जैसे इंटेगुमेंट की हो सकती है, या बेटा न्यूसेलस की हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसी कोई भी कोशिका माइटोसिस से डिवाइड करेगी और द्विगुणित अंड कोशिका बनाएगी। और फिर उस द्विगुणित अंड कोशिका से क्या बन जाएगा? द्विगुणित बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? द्विगुणित बीज बन जाएगा। यहां पर क्या होता है इसमें समझो, जो बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद, उसमें तो मियोसिस होगा भाई, मियोसिस होगा। तो मियोसिस के बाद बन जाएगा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद। अच्छा, बीजाणुद्भिद कैसा होता है? डिप्लॉइड। लेकिन युग्मकोद्भिद कैसा होता है? हैप्लॉइड। अब ये जो युग्मकोद्भिद है, जिसमें कि अंड कोशिका हो सकती है,
या सहाय कोशिका हो सकती है, सहाय कोशिका, या फिर बेटा प्रतिव्यासांत कोशिका हो सकती है। ये सब किसका पार्ट है? गेमेटोफाइट का पार्ट है। और ये सब कैसे होते हैं? हेप्लोइड। तो ये सब क्या है बेटा? हेप्लोइड कोशिका है। युग्मकोद्भिद की कोशिका, या तो अंड कोशिका होगी, ठीक है भाई, या तो अंड कोशिका होगी, या फिर क्या हो जाएगा? सहाय कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिका। और आप देखेंगे कि अगुणित भ्रूण, अगुणित भ्रूण और आगे चल के फिर अगुणित बीज बन जाएगा। अगुणित भ्रूण और अगुणित बीज। तो असंग जनन हो गया दो तरीके का, आवर्तक असंग जनन और गैर आवर्तक असंग जनन। आवर्तक में बनता है डिप्लॉइड और गैर आवर्तक में बनता है हेप्लॉइड। अगर स्पोरोफिटिक जनरेशन की कोशिकाएं अल्टीमेटली सीड में डेवलप हो जाए, मियोसिस ना हो तो आवर्तक, मियोसिस हो पहले स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बने और फिर गैमेटोफाइट की कोई कोशिका वो जाके विकसित होकर अगुणित बीज बना ले, अगुणित बीज बना ले। तो बेटा ये क्या है बताओ जरा? ये होगा गैर आवर्तक असंग जनन। बोलो बच्चों, ये क्या होगा? गैर आवर्तक असंग जनन। असंग जनन के बाद यहीं पर आप लोगों को एक और चीज पढ़ाई गई है और वह है बहुभ्रूणता। क्या है बेटा? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इंग्लिश में क्या दिया जाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। इंग्लिश में क्या दिया जाता है बच्चों? पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता अर्थात पॉली एम्ब्रियोनी। ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या भला है भाई? क्या है ये पॉली एम्ब्रियोनी? पॉली मतलब एक से अधिक, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, बहु मतलब बहुत सारे, भ्रूणता मतलब भ्रूण। बोलो भाई, बहु मतलब बहुत सारे, भ्रूणता मतलब भ्रूण, पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब भ्रूण। तो क्या हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे एक से अधिक भ्रूण का उपस्थित होना। एक से अधिक, या ऐसे कह सकते हैं बहुत सारे। भ्रूण का उपस्थित होना। ठीक है, एक से अधिक अर्थात बहुत सारे भ्रूण का प्रेजेंट होना बेटा, बहुत सारे भ्रूण का प्रेजेंट होना। इसको आप क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से सुने तो आपने देखा था बेटा कि ये क्या था? ये था एम्ब्रियो सैक, और फिर ये क्या था? बीजांड काय। थोड़ा नीचे से बनाते हैं इसको, समझना बात को। ये एम्ब्रियो सैक, फिर ये बीजांड काय, फिर बेटा ये अध्यावरण, ऐसा। तो ये क्या था? भ्रूण कोश था और ये बीजांड काय था। तो बीजांड काय में यहां पर क्या होता है? ये जो कोशिकाएं हैं ये जो कोशिकाएं हैं इनमें बेटा उभार आता है, प्रोद्भिद। और वो उभार जो है, उभार, ठीक है ना, वो उभार आगे चल के क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो आप कहेंगे कि नींबू की बहुत सारी, नींबू की बहुत सी किस्मों, नींबू की बहुत सारी किस्मों, नींबू की बहुत सारी किस्मों एवं, नींबू की बहुत सारी किस्मों एवं आम की कुछ किस्मों में,
आम की कुछ किस्मों में आम की कुछ किस्मों में बीजांड काय में एक से अधिक प्रोद्भिद उत्पन्न होते हैं। उभार, प्रोद्भिद का मतलब यहां पर उभार। एक से अधिक उभार, या शुद्ध हिंदी में क्या कह दिया जाएगा, प्रोद्भिद उत्पन्न होते हैं। प्रोद्भिद या उभार उत्पन्न होते हैं जो कि भ्रूण में विकसित हो जाते हैं, जो कि भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। ठीक है भाई, आप देख रहे हो क्या हो रहा है ये कि बीजांड की जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये बेटा बीजांड की बहुत सारी कोशिकाएं, पहले ये उभार बनेगा, उभार से फिर ये भ्रूण बन जाएगा। और ये जो बहुत सारे भ्रूण बन रहे हैं, कहां से बन रहे हैं, बीजांड काय से। तो इसको कह दिया जाएगा बीजांड काई बहुभ्रूणता। क्या कह दिया जाएगा बेटा, बीजांड काई बहुभ्रूणता। इंग्लिश में कहते हैं न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि न्यूसेलस के सेल से बनते हैं ना, न्यूसेलस पॉलीएम्ब्रियोनी, न्यूसेलस की कोशिकाओं से बनते हैं, इसलिए कह दिया जाता है न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी बेटा। ठीक है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि ये जो नींबू है या जो आम की किस्में हैं, इसमें किस तरीके का पॉलीएम्ब्रियोनी है, बताओ भाई। आगे चल के बीज बनेगा तो कैसा है ये, आवर्तक असंग जनन है, आवर्तक असंग जनन है और न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी है। आवर्तक असंग जनन है और क्या बेटा, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी है। और ये जो सारे भ्रूण यहां पर बनेंगे, ये जो एक से अधिक भ्रूण अभी बनने वाले हैं, ये सारे भ्रूण क्या होंगे, आपस में एक जैसे होंगे, जीनोटाइप एक जैसा होगा। तो बेटा ये आपस में क्लोन होंगे। अरे भाई अलैंगिक जनन से बन रहे हैं ना, कैसे बन रहे हैं, अलैंगिक जनन से। तो ये आपस में क्या होंगे, सारे के सारे भ्रूण या ये सारे के सारे यहां से जो बीज विकसित होंगे, सारे के सारे बीज जो यहां से विकसित होंगे वो आपस में एक जैसे होंगे बेटा, क्लोन होंगे, क्लोन। ठीक है, ठीक है भाई यहां तक। चलो भाई समझ गए बात को। हाँ अब ये पैराग्राफ है, देखो समझो बात को। नॉर्मली क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, सीड लगाया आपने, आपने क्या किया बेटा, सीड को जो है, ध्यान से सुनेंगे भाई, भाई ये 1 घंटा भी नहीं चल रहा यार। आपने बेटा क्या किया, सीड को, ध्यान से सुनिएगा, आपने जो है सीड को क्या किया, खेत में लगाया, फिर सीड ले लिया, फिर अगले साल क्या किया, खेत में सीड लगाया, फिर उसमें फ्लावर आया, फिर पॉलिनेशन हुआ। तो बेटा कई बार क्या होता है कि अगली जनरेशन में, जैसे आपने पहले हाइब्रिड बनाया, और जब आप हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड, तो अगली जनरेशन में क्या हो जाता है, वो हाइब्रिड कई बार टूट जाता है। तो ज्यादा बेहतर ये होगा, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर ऐसा हो जाए कि हम बीज को क्या करें, असंग जनन से बना लें,
बीज को हम क्या करें, असंग जनन से बना लें, क्योंकि जब आप असंग जनन से बीज बनाओगे तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ बीज है। तो हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी या हर साल किसान को नया बीज नहीं लेना पड़ेगा। कि अब हमारे देश में बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। कह रहे संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया गया है। कह रहे संकर बीजों की, ये लिखना नहीं बस याद रखना, संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथककृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रह पाएगा। भाई आप बाजार से हाइब्रिड बीज लेकर आए, ठीक है ना, आप बाजार से क्या हुए, आप बाजार से हाइब्रिड बीज लेकर आए, आपने उसको खेत में लगाया, अब अगले साल जो बीज मिलेगा वो इतना बढ़िया नहीं होगा। कह रहा लेकिन अगर हम असंग जनन से इसको तैयार करें, अगर संकर बीज जो है ये असंग जनन से तैयार किया जाए तो किसान को प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग वो जारी रख सकते हैं और हर साल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवांशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंग जनित जीन को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहा है। कह रहे पूरी दुनिया में जो लैब हैं जो हाइब्रिड बीज बनाते हैं, जो लैब हैं या जो हाइब्रिड बीज बनाते हैं, वो सब लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि अगर हम ऐसा बढ़िया वाला बीज असंग जनन से कराएं तो किसान को साल दर साल अलग अलग चीजें नहीं लेनी पड़ेंगी, अलग अलग चीजें जो है नहीं लेनी पड़ेंगी। चलो भाई, यहां तक की बातें हो गई बेटा। अब यहां पर देखो क्या होगा, देखो देखो भाई, गैमीट बना, शुरुआत में इस चैप्टर की हमने जो शुरुआत करी, गैमीट बना, उसका परिवहन हुआ, उसका परागण हुआ, परागण के बाद निषेचन हुआ, निषेचन के बाद भ्रूण और भ्रूणपोष का विकास हुआ, भ्रूण व भ्रूणपोष का विकास, और बेटा फल तथा बीज का विकास। कुल इतने इवेंट हमने इन 8 लेक्चर में पढ़े, 7 मान लीजिए, कल का लेक्चर तो आधे घंटे में हो गया था। तो ये हो गया बेटा निषेचन, ये है निषेचन पूर्व घटनाएं। ये क्या है बेटा, निषेचन पूर्व घटनाएं, ये है निषेचन पूर्व घटनाएं। ये फिर निषेचन, और ये निषेचन के बाद की घटनाएं हैं, तो ये हो जाएंगी निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद की घटनाएं। तो अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिख के ऐसा पूछे कि कौन सी निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया है, कौन सी निषेचन के बाद की प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा, ये लिख लो बेटा, इस पे सवाल बनता है, इस पे सवाल बनता है बेटा, ठीक है ना भाई, इस पे बनता है सवाल, याद रखिएगा मित्रों, इस पे क्वेश्चन एराइज होता है मेरे भाई। चलो तुम लोग पढ़ के आए होगे, अब सवाल करो, बताओ। कह रहे पुमंग और जायांग वाले पुष्प कहलाते हैं, बताते चलो बेटा, पुमंग और जायांग वाले पुष्प कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ, परागकोश कहलाएंगे, या एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे, या पुंकेसर कहलाएंगे, या उभयलिंग पुष्प कहलाएंगे, बोलो बेटा।
क्या कहलाएंगे? पुंकेसर, तो उसका मादा या जायांग वाले पुष्प से क्या लेना देना? एक लिंगी नहीं, पराग कोश नहीं। तो जो सही आंसर है बेटा वो हो जाएगा उभयलिंगी पुष्प। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? उभयलिंगी पुष्प हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ, आंसर हो जाएगा ए। बहुत लोगों का सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करो भाई। चलिए अगला सवाल करिए। कह रहा अंडाणु तंत्र भ्रूण थैली के किस सिरे पर दो और एक से बना होता है? अंडाणु तंत्र मतलब यहां पर हो जाएगा अंड उपकरण। अंड उपकरण बेटा, अंड उपकरण हो जाएगा भाई, अंड उपकरण। तो अंड उपकरण जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है। उसमें दो सिनर्जिड होते हैं और एक होती है अंड कोशिका। ठीक है भाई, क्योंकि निभागी सिरा तो लिखा ही नहीं है, सीधे सिनर्जिड एंटीपोडल अंड कोशिकाएं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जो सही आंसर है बेटा वो हो जाएगा थर्ड कि ये बनता है माइक्रोपाइलर एंड पर। इसमें दो सिनर्जिड होती है और एक होती है अंड कोशिका। एक होती है बेटा अंड कोशिका। चलिए ये मात्र 38% लोगों का सही है भाई। ये डी आंसर पता नहीं किसने कर दिया है भाई। पहले ऑप्शन में तो सिरा, तो सीधी सी बात है या तो निभागी सिरा ऑप्शन में होगा, और अगर निभागी सिरा नहीं है तो फिर माइक्रोपाइलर या बीजांड द्वारी सिरा होगा। सिरे वाली एक ही बात है। पराग कोश दीवार की निम्नलिखित में से किस परत की कोशिकाएं इंडोमाइटोसिस के कारण बहुकेंद्रीय होती हैं? चलिए फटाफट से बताइए भाई, कहां पर बहुकेंद्रीय पाई जाती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कौन सी लेयर में थी भाई? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, क्या वो बाह्य त्वचा में थी? क्या वो इंडोथीसियम में थी? क्या वो मध्य परत में थी? या फिर वो टेपिटम में थी? कहां पर थी बच्चों ऐसी कोशिकाएं? ऐसी कोशिकाएं कहां पर थी बताइए जरा। ऐसी कोशिकाएं कहां पर थी? एपिडर्मिस में थी या बाह्य त्वचा में थी? तो आंसर हो जाएगा भाई जी टेपिटम में थी। कहां पर थी बेटा? टेपिटम में। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे। अभी अगला सवाल बताना है भाई सबको। अभी अगला सवाल सबको बताना होगा भाई। शुरू हो जाओ। पराग कणों का पराग कोश से उसी पौधे के दूसरे फूल तक, बताओ भाई। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। पर निषेचन में तो प्लांट डिफरेंट हो जाता है, स्वयुग्मन में प्लांट भी सेम रहता है, फ्लावर भी सेम रहता है। केंद्रक युग्मन वो तो अलग बात हो गई भाई, केंद्रक का जोड़ा बनना। तो आंसर पर निषेचन नहीं होगा, स्वयुग्मन नहीं होगा, केंद्रक युग्मन नहीं होगा। इस सवाल का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सजात पुष्पी परागण, यानी कि जिटेनोगैमी। सजात पुष्पी परागण यानी कि जिटेनोगैमी। हाँ ये काफी लोगों का सही है भाई, काफी लोगों का सही है बेटा ये। चलो भाई अगले सवाल पर चलते हैं।
मिलान करना है भाई, मिलान करना है, बताओ। देखो इसमें क्या होगा कि जो नर गैमेटोफाइट है, नर गैमेटोफाइट, नर गैमेटोफाइट क्या होता है? परागकण। सी का हो जाएगा पहला। मजे की बात है एक ही ऑप्शन में है, आप ऐसे कर लीजिएगा। अब सुनो मेरी बात, पुमंग क्या हो जाएगा इसका? इधर ये पुंकेसर यूनिट। बाह्य निषेचन होता है शैवालों में, और प्राथमिक पार्श्विक परत की कोशिकाएं क्या बनाती हैं? परागकोश भित्ति। ये देखो, आप तीन चीजें आपको मालूम थी, तीन चीजों से आप चौथी चीज निकाल सकते हो। पहले जब बच्चे पढ़ा करते थे, हम लोग डिटेल में पढ़ाते थे, तो ये सब विकास पढ़ाते थे। अब ये सब नहीं पूछा जाता है इस ऑप्शन में, इस पेपर में है, मतलब इसमें। तो आप देख लेना ऐसे, इसको तीन से मैचिंग करा लेना। जब तीन आप सही मैचिंग करा लोगे तो चौथा तो ऑटोमेटिक जो बचेगा वही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, फिर से मिलाना है सबको। चलो जरा पोल ले लेते हैं, एक देखें कितने लोग मिला पाते हैं इसको। चलो मिलाओ और सही आंसर बताओ भाई, इसको मिलाओ और इसका सही आंसर बताओ। मिलाओ और सही आंसर बताओ। कैलिक्स कहां से मिला देंगे? बाह्य दल से। ए का थर्ड, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए भाई। कोरोला को दल से मिला देंगे। बी का सेकंड, आंसर हो जाएगा आपका ए, लेकिन मैं बाकी भी बता देता हूं। ठीक है, पुमंग, पुंकेसर, जायांग, अंडप। डी का चौथा, सी का पहला। तो ये आपका मैचिंग हो जाएगा, पहला आपका आंसर हो जाएगा भाई जी, पहला आंसर हो जाएगा आपका। फर्स्ट जो है वो सही आंसर है बच्चों। हाँ, काफी लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल करो, अगला सवाल करो बेटा सब लोग। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगला सवाल करिए। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष का पूरी तरह से उपभोग कर लिया जाता है? यानी बेटा आपको बताना है अभ्रूण पोषीय बीज। क्या बताना है? अभ्रूण पोषीय बीज। इस सवाल में बेसिकली आपको यह बताना है। अच्छा इधर देखो, पहचानो, ये क्या है? डाइकॉट, लेकिन इसमें बचा रहता है, उपभोग नहीं किया जाता। गेहूं क्या है? मोनोकॉट। मोनोकॉट में तो ऑर्किड को छोड़ के सब में ही बचा रहता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मूंगफली क्या है बेटा? डाइकॉट, इसमें बचा रहता है, यही आंसर हो जाएगा। बाजरा क्या है? मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में अगर आप देखें, मोनोकॉट में तो सब में बचा रहता है। ठीक है ना, सारे के सारे भ्रूण पोषीय होते हैं। अरंड जो है क्या है? और फैमिली सोलेनेसी, डाइकॉट है फिर भी भ्रूण पोषीय है। तो मूंगफली जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड जो है बेटा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पूरी तरीके से उपभोग किया जाता है, यानी कि खाली नहीं बचता। आपको अभ्रूण पोषी बताना है नालायको, कुछ करते हो यार तुम लोग। चलिए फिर से मैच द कॉलम सवाल है, मैच कराते हैं। ठीक है, एलुरॉन परत जो है कहां पे पाया जाता है बताओ जरा? एलुरॉन परत पाया जाता है बीज में। पार्थेनोकार्पिक फल बिना निषेचन के, बीजांड और भ्रूण पोष। इतना ही है ये।
देखो जो बीजांड है वो भी बीज बनता है। अच्छा, बी से पहचानो, बी का पहला दो ऑप्शन में है भाई, ये दोनों तो वैसे ही होने से रहे। अब उसके बाद सी का चौथा, बीजांड का बीज। ठीक है भाई, तो बीजांड का बीज कर लेंगे भाई, तो ये पोषण देने के लिए हो जाएगा फिर, क्योंकि इंडोस्पर्म की लेयर है ना भाई। इसको ऐसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो ये एलुरोन लेयर है, एलुरोन लेयर, एलुरोन लेयर जो है वो किसका पार्ट है? इंडोस्पर्म का पार्ट है भाई, अगर देखा जाए तो इसको पोषण से कर लो भाई। ठीक है, पोषण से कर लो। हालांकि पोषण से तो भ्रूण पोष को भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं, ये हो गया बिना निषेचन के, बीजांड हो गया बीज, और भ्रूण पोष दोहरा निषेचन। भ्रूण पोष क्या है? दोहरा निषेचन का रिजल्ट होता है, ऐसा मैंने बताया था। भ्रूण पोष तो ए का हो जाएगा दूसरा एक, अच्छा ये ऑप्शन होने से रहा, ये ऑप्शन होने से रहा। बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का तीसरा। आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा। इसमें बेटा बहुत डायरेक्ट मैचिंग नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। इसमें डायरेक्ट मैचिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो बी वेरी केयरफुल। चलो फिर से मिलाते हैं इसको। नाभिका, अध्यावरण, निभाग और बीजांड काय। तो जो बीजांड व्रंथ है वो हो जाएगा बीजांड का व्रंथ। ए का हो जाएगा 5, ए का 5 एक ही ऑप्शन में है। चलो बाकी भी मिला लेते हैं। नाभिका जहां पर दोनों मिलते हैं, तो बी का हो जाएगा 4th। चलो अध्यावरण जो होता है परतें, सी का तीसरा, सी का तीसरा। और क्या बचा? निभाग बचा, आधारीय भाग, यानी डी का दूसरा और ई का पहला। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन क्या है। ठीक है बेटा, तो ए जो है, ए लाइट जाने वाली, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ए जो है वो बीजांड द्वार हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही होने से रहे, और डी जो है निभाग हो जाएगा। अब सी जो है वो भ्रूण कोष हो जाएगा, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, और बी हो जाएगा बीजांड काय। इसको भ्रूण कोष कर लीजिए, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये बेटा बाकी मिला लेना, लाइट जाने वाली है वापस से। ये चैप्टर पूरा हो गया है, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। लाइट रहती तो रिवीजन जरूर कराता, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।